हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये है उत्तराखंड एलटी भर्ती परीक्षा हेतु अभ्यास मॉक टेस्ट, विषय हिंदी। तो फ्रेंड्स, ये इसका पार्ट 20 है। 19 पार्ट्स आप देख चुके हैं पहले। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे हिंदी और संस्कृत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बहुविकल्पीय प्रश्न। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि ऐसे अभ्यर्थी जो आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर वीडियो से संबंधित या प्रश्न से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली और देखते हैं अभ्यास मॉक टेस्ट पार्ट 20। तो आज का पहला प्रश्न है मॉक टेस्ट का, किस कवि का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा नामक ग्राम में हुआ? क सुमित्रा नंदन पंत, ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ग नागार्जुन या घ मैथिली शरण गुप्त। तो ध्यान दीजिए, जो इसका आंसर है वो है ग नागार्जुन। नागार्जुन जी का जन्म सन 1911 में बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा नामक ग्राम में हुआ था। दूसरा प्रश्न, नागार्जुन जी का संपूर्ण साहित्य नागार्जुन रचनावली नाम से कितने खंडों में प्रकाशित है? क 5, ख 6, ग 7 या घ 8। तो नागार्जुन रचनावली नाम से नागार्जुन की संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है 7 खंडों में। तो आंसर हो जाएगा ग 7। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से प्रतिष्ठित है? क नागार्जुन, ख जयशंकर प्रसाद, ग सुमित्रा नंदन पंत या घ गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका सही आंसर है वही क नागार्जुन जी। नागार्जुन जी जिनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र भी था और ये मैथिली में यात्री नाम से प्रतिष्ठित हैं। चौथा प्रश्न है, जन्म कैद नाटक किसका है? क गिरिजा कुमार माथुर, ख वृंदावन लाल वर्मा, ग जगदीश चंद्र माथुर या घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जन्म कैद नाटक है गिरिजा कुमार माथुर जी का। तो ऑप्शन क बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कन्यादान किसकी कविता है? एनसीईआरटी का प्रश्न है। क निराला, ख सुमित्रा नंदन पंत, ग ऋतुराज या घ गिरिजा कुमार माथुर। तो देखिए, कन्यादान ये कविता है ऋतुराज जी की। छठा प्रश्न, हम जो देखते हैं किसका कविता संग्रह है? क लीलाधर जगूड़ी, ख मंगलेश डबराल, ग राजेश जोशी या घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हम जो देखते हैं ये कविता संग्रह है मंगलेश डबराल जी का। तो आंसर हो जाएगा ख मंगलेश डबराल। सातवां प्रश्न, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली नाम से कितने खंडों में प्रकाशित है? क 5, ख 6, ग 7 या घ 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ 8। बेनीपुरी रचनावली 8 भागों में प्रकाशित है, 8 खंडों में प्रकाशित है। आठवां प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जा चुका है। पैरों में पंख बांधकर किसका यात्रा वृत्तांत है? क राहुल सांकृत्यायन, ख रामवृक्ष बेनीपुरी, ग विष्णु प्रभाकर या घ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर है ख रामवृक्ष बेनीपुरी जी। तो इनका यह है पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत। नौवां प्रश्न, निम्न में से किस साहित्यकार को कलम का जादूगर कहा जाता है? क रामवृक्ष बेनीपुरी, ख प्रेमचंद, ग मैथिली शरण गुप्त या घ माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो ध्यान दीजिए, कलम का जादूगर ये कहा जाता है रामवृक्ष बेनीपुरी जी को ही। तो ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा क रामवृक्ष बेनीपुरी जी। वहीं प्रेमचंद उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं, मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि और माखनलाल चतुर्वेदी का भी पूछा जाता है कई बार, इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। और हमारा आंसर है कलम का जादूगर, ये हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। 10वां प्रश्न है, किस कृति पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? क काठ की घंटियां, ख कुआनो नदी, ग जंगल का दर्द या घ खूंटियों पर टंगे लोग। सभी ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ही रचनाएं हैं। तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला घ खूंटियों पर टंगे लोग नामक कृति पर। 11वां प्रश्न है, त्रिशंकु नामक कहानी संग्रह किसका है? क मन्नू भंडारी, ख मृदुला गर्ग, ग निर्मला पुतुल या घ मैत्रेयी पुष्पा। तो त्रिशंकु कहानी संग्रह है मन्नू भंडारी जी का। 12वां प्रश्न, हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? किसे श्रेय?
समालोचना। क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख रामचंद्र शुक्ल, ग महावीर प्रसाद द्विवेदी या घ रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय इन्हें जाता है। और देखिए जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं ये सन 1903 में जो सरस्वती पत्रिका थी उसके यशस्वी संपादक बने और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण भी है। 13वां प्रश्न है किस लेखक के बचपन का नाम भोलानाथ था? क राहुल सांकृत्यायन, ख शिव पूजन सहाय, ग कमलेश्वर या घ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ध्यान दीजिएगा जो शिव पूजन सहाय जी हैं इनके बचपन का नाम था भोलानाथ और माता का आंचल इनका पाठ भी है एनसीईआरटी में। 14वां प्रश्न है शिव पूजन सहाय ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया? क जागरण, ख हिमालय, ग सरस्वती या घ माधुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग सरस्वती। तो शिव पूजन सहाय जी ने जागरण, हिमालय और माधुरी का प्रकाशन किया था, जबकि यहाँ पर पूछा गया है नहीं। 15वां प्रश्न है शिव पूजन रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? जो शिव पूजन सहाय की कृतियों का संग्रह है। क 2, ख 3, ग 4 या घ 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग 4। तो शिव पूजन रचनावली जो शिव पूजन सहाय उनकी संपूर्ण साहित्य का जो संग्रह है शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में प्रकाशित है। 16वां प्रश्न है निम्नलिखित में से पत्ताखोर उपन्यास किसका है? क मन्नू भंडारी, ख मधु कांकरिया, ग यशपाल या घ कमलेश्वर। तो देखिए ये जो पत्ताखोर उपन्यास है यह है मधु कांकरिया जी का उपन्यास जिन्होंने साना साना हाथ जोड़ी पाठ भी लिखा है यात्रा वृत्तांत सिक्किम यात्रा का। 17वां प्रश्न है किस लेखक को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में माना जाता है? क महावीर प्रसाद द्विवेदी, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग प्रताप नारायण मिश्र या घ बाल मुकुंद गुप्त। तो देखिए भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बीच की कड़ी के रूप में माना जाता है बाल मुकुंद गुप्त जी को जिन्होंने शिव शंभू के चिट्ठे भी लिखे थे लॉर्ड कर्जन पर आधारित। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित में से राम नरेश त्रिपाठी जी का खंड काव्य कौन सा है? क मिलन, ख पथिक, ग स्वप्न या घ उपर्युक्त सभी। तो देखिए राम नरेश त्रिपाठी जी का जो खंड काव्य हो सभी हैं तो आंसर हो जाएगा घ उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 19 अपनी किस कृति में सुमित्रा नंदन पंत जी ने खड़ी बोली का विस्तार से वर्णन किया है? खड़ी बोली का विस्तार से वर्णन भी किया है और समर्थन भी किया है। तो कौन सी ऐसी कृति है? तो देखिए जो समय खड़ी बोली था उसका इन्होंने पूरा समर्थन किया था और भूमिका के रूप में इसका उन्होंने समर्थन भी किया। तो कौन सी ऐसी कृति थी जिसकी भूमिका में इन्होंने इसका समर्थन किया? क पल्लव, ख चिदम्बरा, ग युगवाणी या घ ग्राम्या। तो देखिए ये जो कृति है इसे छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। ये है क पल्लव। 20वां प्रश्न है पतंग नामक कविता में कवि आलोक धनवा ने किस ऋतु का वर्णन किया है? क शिशिर, ख हेमंत, ग वसंत या घ शरद। तो ध्यान दीजिए जो पतंग नामक कविता है इसमें आलोक धनवा ने शरद ऋतु का वर्णन किया है। 21वां प्रश्न है एक साहित्यिक की डायरी किसकी आलोचनात्मक कृति है? क रघुवीर सहाय, ग गजानन माधव मुक्तिबोध, ग रामचंद्र शुक्ल या घ अज्ञेय। तो एक साहित्यिक की डायरी ये आलोचनात्मक कृति है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। तो आंसर हो जाएगा ख गजानन माधव मुक्तिबोध। 22वां प्रश्न है कौन सा साहित्यकार स्वयं को हिंदी और उर्दू का दुआब मानता है? क शमशेर बहादुर सिंह, ख मुक्तिबोध, ग रघुवीर सहाय या घ नागार्जुन। तो ध्यान दीजिए जो शमशेर बहादुर सिंह जी थे वो खुद को उर्दू और हिंदी का दुआब मानते थे और इनकी रचनाओं में हिंदी उर्दू दोनों का तालमेल देखने को मिलता है। 23वां प्रश्न है आंसू किसका निबंध है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसू किसका निबंध है? क जयशंकर प्रसाद, ख बालकृष्ण भट्ट, ग प्रताप नारायण मिश्र या घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए आंसू एक काव्य संग्रह भी है जो किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। लेकिन यहाँ पर पूछा गया निबंध ये किसका है? बालकृष्ण भट्ट जी का।
24वां प्रश्न, भ्रमर दूत किसकी रचना है? क सूरदास, ख बिहारी, गौ सत्यनारायण कविरत्न या घ जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो भ्रमर दूत ये रचना है सत्यनारायण कवि रत्न जी की। 25वां प्रश्न कामायनी से है। कामायनी के किस सर्ग में दो असुर, जो उसमें असुर हैं, किलात व आकुली, माया से पुरोहित बन मनु से यज्ञ करवाते हैं। तो मनु से यज्ञ करवाते हैं पुरोहित का भेष वो करके बनाकर। तो कौन से सर्ग में ये वर्णन है? क काम, ख वासना, गौ कर्म या घ ईर्ष्या। तो देखिए ये है कर्म सर्ग में, तो उत्तर हो जाएगा गौ कर्म। अगला प्रश्न है 26वां, जाने अनजाने किसका संस्मरण है? क विष्णु प्रभाकर, ख मोहन राकेश, गौ महादेवी वर्मा या घ कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। तो देखिए जो जाने अनजाने है ये संस्मरण है मोहन राकेश जी का, तो ऑप्शन हो जाएगा ख बिल्कुल सही। 22वां प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने गुरु के रूप में किसका उल्लेख किया है? क सैयद अशरफ, ख शेख बुरहान, ग उपर्युक्त दोनों का या घ इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं उन्होंने अपने दो गुरुओं का उल्लेख किया है, क सैयद अशरफ और ख शेख बुरहान। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग उपर्युक्त दोनों का। 28वां प्रश्न, केशवदास जी के किस आश्रयदाता ने उन्हें 21 गांव दान दिए थे? तो कई आश्रयदाता थे इनके, तो कौन से थे जिन्होंने 21 गांव दान दिए? क वीर सिंह देव, ख इंद्रजीत सिंह, गौ जयसिंह या घ मोहम्मद शाह। तो ध्यान दीजिए जो आश्रयदाता थे वो थे इंद्रजीत सिंह जी, जिन्होंने इन्हें 21 गांव दान में दिए थे। अब मुझे आंसर ये बताइए, दिल्ली नरेश मोहम्मद शाह के मीर मुंशी कौन से कवि थे? 29वां प्रश्न है, कौन से साहित्यकार इतिहास दिवाकर उपाधि से सम्मानित हुए? क चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ख नागार्जुन, ग आलोक धनवा या घ राहुल सांकृत्यायन। तो देखिए इतिहास दिवाकर ये उपाधि मिली और मात्र 3 कहानियों से ये हिंदी साहित्य जगत में अमर हो गए। और इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। ये कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। और बहुत सी भाषाओं पर इनकी अच्छी पकड़ थी, यानी बहुत सी भाषाओं को ये जानते थे। 30वां प्रश्न है, मेरा कच्चा चिट्ठा किसकी आत्मकथा है? क रामविलास शर्मा, ख ब्रजमोहन व्यास, ग उमाशंकर जोशी या घ महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मेरा कच्चा चिट्ठा ये है आत्मकथा ब्रजमोहन व्यास जी की। इन्होंने मदन मोहन मालवीय जी की आत्मकथा भी लिखी की जीवनी भी लिखी है। 31वां प्रश्न, सूरदास का जन्म किस वर्ष माना जाता है? तो कृष्ण भक्त शाखा के ये प्रमुख कवि हैं सूरदास जी। तो इनका जन्म वर्ष कब माना जाता है? क सन 1398, ख सन 1478, ग सन 1498, घ सन 1655। तो जो सूरदास जी हैं इनका जन्म लगभग माना जाता है सन 1478 में। तो आंसर हो जाएगा ख सन 1478। अगला प्रश्न है 32वां, सूरदास किस रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? क श्रृंगार रस, ख वात्सल्य रस, ग करुण रस और घ श्रृंगार व वात्सल्य दोनों रस के। तो देखिए जो सूरदास जी हैं इन्होंने श्रृंगार रस और वात्सल्य रस में देखिए कृष्ण के बाल रूप का इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया है, और वहीं श्रृंगार रस का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो आंसर हो जाएगा घ श्रृंगार व वात्सल्य दोनों रस के ये श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। 33वां प्रश्न है, तुलसीदास जी की कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? क विनय पत्रिका, ख रामचरितमानस, ग दोहावली, घ कवितावली। तो देखिए जो तुलसीदास जी हैं उनकी जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में है, न कि ब्रज भाषा में। तो आंसर हो जाएगा ख रामचरितमानस, जिसमें 7 कांड हैं और अवधी भाषा में लिखी गई है। 34वां प्रश्न है, रामचरितमानस का मुख्य छंद कौन सा है? क दोहा, ख सोष्ठा, ग चौपाई या घ सवैया। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, इसका जो मुख्य छंद है वो है चौपाई। तो आंसर हो जाएगा ग चौपाई। 35वां प्रश्न है, तुलसीदास जी की किस रचना में सवैया और कवित्व छंद की छटा देखी जा सकती है? एनसीईआरटी का प्रश्न है। क रामचरितमानस, ख विनय पत्रिका, ग कृष्ण गीतावली या घ कवितावली। तो देखिए जो इनकी कवितावली है उसमें कवित्व और सवैये की छटा देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा घ कवितावली। 36वां प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस कांड से लिया गया है? क बालकांड, ख अयोध्या कांड या घ अरण्य कांड या घ लंका कांड। तो 7 कांड हैं आपके ये।
उनमें से कौन सा कांड है यहाँ पर, इन चारों में से? वो है आपका कौन सा कांड हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा कौ बाल कांड। 37वां प्रश्न है, किस कवि के एक आश्रयदाता औरंगजेब के पुत्र आजम शाह भी थे? क रसखान, ख बिहारी, गौ देव या घ केशवदास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौ देव। देव जिनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी, और साथ ही ध्यान दीजिए जो देव थे इनका 1673 में जन्म हुआ था इटावा में, और ये औरंगजेब के जो पुत्र थे आजम शाह, तो उनके आश्रय में भी ये रहे। 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से देव कवि की रचना कौन सी है? क रसविलास, ख भाव विलास, ग काव्य रसायन या घ ये सभी? तो जो देव कवि हैं देवदत्त द्विवेदी जी, ये सभी उन्हीं की रचनाएं हैं, रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन। तो उत्तर हो जाएगा घ ये सभी। 39वां प्रश्न है, किस कृति पर जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला? क चित्राधार, ख कानन कुसुम, ग कामायनी या घ लहर? तो जो जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही प्रसिद्ध जो कृति है महाकाव्य कामायनी, इसके लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। और कामायनी इसमें 15 सर्ग हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। 40वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य किस पत्रिका में छपी थी? क हंस, ख माधुरी, ग वसुधा या घ समन्वय? तो ये छपी थी हंस में। तो आंसर हो जाएगा क हंस। तो देखिए हंस, इसका संपादन प्रेमचंद जी ने भी किया था, प्रेमचंद जी ने किया था। और 1932 में इसका एक विशेषांक निकला था हंस पत्रिका में, जिसका नाम था आत्मकथा विशेषांक। तो उसमें ये कविता छपी थी जयशंकर प्रसाद जी की आत्मकथ्य। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका का पुनः प्रकाशन कब से हुआ? देखिए बीच में बंद हो गई थी, इसका फिर पुनः प्रकाशन हुआ। तो कब हुआ? क 1930, ख 1936, ग 1986 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इनका जो हंस पत्रिका है इसका पुनः प्रकाशन हुआ था सन 1986 में। 42वां प्रश्न है, हिंदी की पहली आत्मकथा किसे माना जाता है? क मेरी जीवन यात्रा, ख मेरा जीवन प्रवाह, ग सिंहावलोकन या घ अर्धनारीश्वर? तो देखिए जो हिंदी की पहली आत्मकथा है वो माना जाता है अर्धनारीश्वर को। सॉरी, ये माना जाता है अर्ध कथानक को। तो यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। तो देखिए जो हिंदी की पहली आत्मकथा है वो अर्ध कथानक को माना जाता है, और इसे लिखा था बनारसी दास जैन जी ने सन 1641 में। तो इसे पहली आत्मकथा माना जाता है। ये पद्यात्मक शैली में है। 43वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मूलतः कहाँ के निवासी थे? क बंगाल के महिसादल, ख गढ़कोला उन्नाव, ग बिहार के दरभंगा जिले या घ गुना मध्य प्रदेश के? तो इसका सही आंसर है क बंगाल के महिसादल के ये मूलतः निवासी थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वहीं बिहार के दरभंगा जिले के कौन थे? नागार्जुन जी। और गुना मध्य प्रदेश के कौन थे? आपके गिरजा कुमार माथुर जी। 44वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला किसकी विचारधारा से प्रभावित थे? क विवेकानंद, ख रामकृष्ण परमहंस, ग महात्मा गांधी या घ क व ख दोनों? तो देखिए जो निराला जी थे वे विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस दोनों की विचारधारा से प्रभावित थे। तो आंसर हो जाएगा घ क व ख दोनों। 45वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन निराला जी के संदर्भ में गलत है? क उनकी कविताओं में दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम है। ख छायावादी रचनाकारों में सर्वप्रथम मुक्त छंद का प्रयोग किया था। ग उनका दर्शन हालावाद से के नाम से जाना जाता है। घ उनकी रचनाओं में शोषित, उपेक्षित, पीड़ित व प्रताड़ित जन के प्रति गहरी सहानुभूति मिलती है। तो यहाँ पर पूछा गया है गलत कथन। तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ग उनका दर्शन हालावाद के नाम से जाना जाता है। जबकि हालावाद का दर्शन किसका है? ये है हरिवंश राय बच्चन जी का। बाकी सभी कथन सही हैं निराला जी के बारे में, लेकिन हमसे पूछा गया गलत कथन, वो है ग
ऑप्शन। अगला है 46वां प्रश्न, नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या था? क केदार पांडे, ख गोसाई दत्त, गौ वैद्यनाथ मिश्र या घ धनपत राय। तो देखिए जो नागार्जुन जी थे मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे और इनका वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। और ध्यान दीजिए वहीं केदार पांडे था, किसका नाम? राहुल सांकृत्यायन जी का। गोसाई दत्त था सुमित्रानंद पंत जी का। धनपत राय था मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला प्रश्न है 47वां, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान किस साहित्यकार को मिला? क ब्रजमोहन व्यास, ख निर्मल वर्मा, ग विष्णु खरे या घ अज्ञेय। तो फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान मिला था विष्णु खरे जी को। 48वां प्रश्न, रघुवीर सहाय किस सप्तक से संबंधित हैं? तो 4 सप्तक थे। कौन से सप्तक के ये कवि थे? क पहला सप्तक, ख दूसरा, ग तीसरा या घ चौथा। तो रघुवीर सहाय ये दूसरा सप्तक के कवि हैं। 49वां प्रश्न है, मीरा मुक्तावली का संपादन किसने किया? क विठलनाथ, ख वल्लभाचार्य, ग नरोत्तम दास या घ रामानंद। तो मीरा मुक्तावली का संपादन किया था नरोत्तम दास आचार्य जी ने। तो आंसर हो जाएगा ग नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी अंधेरे के किसका कहानी संग्रह है? क उषा प्रेमवदा, ख कृष्णा सोबती या ग निर्मला पुतुल। तो सूरजमुखी अंधेरे के ये कहानी संग्रह है कृष्णा सोबती जी का। तो आंसर हो जाएगा ख कृष्णा सोबती। तो फ्रेंड्स ये थे आपके हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब यहाँ पर 10 प्रश्न आपके सामने हैं संस्कृत व्याकरण से संबंधित, क्योंकि एलटी की भर्ती परीक्षा में पूछे जानी है संस्कृत भी, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। 51वां प्रश्न है, मही धन ईसह की संधि क्या होगी? क महेशः, ख महीसः, ग महीसः या घ महीस। तो ध्यान दीजिए मही धन ईसह, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई ही हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ख महीसः। और यहाँ पर क्या है? दीर्घ संधि, अकह सवर्णे दीर्घ जो होती है दीर्घ संधि हो जाएगी यहाँ पर। 52वां प्रश्न है, ग्रीष्म धन ऋतु की सही संधि क्या होगी? क ग्रीष्म ऋतु, ख ग्रीष्मार्तु, ग ग्रीष्मर्तु या घ ग्रीष्मर्तु। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा घ ग्रीष्मर्तु। 53वां प्रश्न है, नायकः का सही संधि विच्छेद कौन सा है? क नय धन अकह, ख ना धन अकह, ग ने धन अकह या घ कोई नहीं। तो जो नायक है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा नय धन अकह नायकः। 54वां प्रश्न है, पठ धातु का विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन होगा? तो क पठतु, ख पठेयुः, ग पठेताम या घ पठेयम। तो पठ धातु का विधिलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन होगा पठेयुः। 55वां प्रश्न है, प्रणम्य शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? क तुमुन, ख सानच, ग ल्यप या घ सत्री। तो जो प्रणम्य है उसमें हो जाएगा प्रत्यय ल्यप। तो क्या हो जाएगा इसका? प्र धन नम धन ल्यप, तो हो जाएगा प्रणम्य। 56वां प्रश्न है, देखिए काफी महत्वपूर्ण है, एक कार्य को करते हुए जब अन्य कार्य भी किया जा रहा है तो वहां पर कौन सा प्रत्यय प्रयोग किया जाता है? क ल्यप, ख तव्यत, ग सत्री या घ मतुप। तो देखिए जब एक कार्य को किया जाता है तो वहीं पर दूसरा कार्य भी किया जा रहा है साथ साथ, तो वहां पर जो प्रत्यय होगा तो वो कौन सा हो जाएगा? गौ सत्री, सत्री या सानच भी होता है वहां पर, ये दोनों होंगे। 57वां प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? कॉल्युट, ख तिन, गौ ल्यप या घ क व ख दोनों। देखिए जब भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, आपने पढ़ी होगी हिंदी में, तो वहां पर ल्युट और कितिन ये दोनों
प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा क व ख दोनों। अगला प्रश्न है, मूर्धजा का अर्थ निम्न में से क्या है? किसका? मूर्धजा। क आभूषण, ख चोटी, गौ आस्तीन या घ कलाई। तो मूर्धजा का अर्थ होता है चोटी, ख सही हो जाएगा। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से खिड़कियां के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? क प्रकोष्ठेयु ठेसु, ख गवाक्षः, ग भवनम या घ द्वारम। तो देखिए खिड़कियां के लिए जो है शब्द संस्कृत में वो होगा गवाक्षः। गवाक्ष माने होती है खिड़की, ये भी ध्यान दीजिएगा। 60वां प्रश्न है, सरह का अर्थ है क सिर, ख तालाब, ग मैदान या घ घोड़ा। तो सरह का अर्थ होता है ख तालाब। तो सरह से सरोवर भी बनता है, आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे और आप अपने अंक भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही और भी मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, तो आप भी मेरे चैनल से जुड़े रहिए। तो यहाँ पर जो भी नए व्यूवर्स हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।